वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन इस पाठ का ये सेशन नंबर 2 है। महादेवी वर्मा इन्होंने मेरे बचपन के दिन यह जो पाठ लिखा है वह संस्मरण के रूप में लिखा है। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि लेखिका ने अपने शिक्षित परिवार के बारे में हमारी जानकारी दी तथा तत्कालीन समाज में नारी का किस प्रकार से स्थान था उसके बारे में भी वह बता रही थी। अपने माँ के बारे में उन्होंने बताया कि वह किस प्रकार से धार्मिकता उनके रक्त में कुट-कुट के भरा हुआ था। आगे भी लेखिका अपने माँ और अपने परिवार के बारे में हमें बता रही है, जिसे हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। लेखिका कहती है कि उनके परिवार में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का तो बोलबाला था, लेकिन हिंदी का नहीं था। लेकिन जब उनकी माता विवाह करके वहां उस परिवार में आई तो वह अपने साथ हिंदी भी लाई, पूजा पाठ करती थी। फिर लेखिका को हिंदी भाषा के पंचतंत्र जैसे कहानियों की पुस्तक पढ़ने के लिए कहती थी। आगे वो कहते हैं कि बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। अब किसके बारे में कह रहे हैं? लेखिका के बारे में, कि लेखिका को बड़ी बनकर कोई एक विद्वान स्त्री बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। अब देखिए, लेखिका कह रही कि एक तरफ उनके समाज में स्त्रियों को किस प्रकार से दुय्यम स्थान दिया जाता था, यहाँ तक कि स्त्रियों के लड़कियों के जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु करवा दी जाती थी। तो दूसरी तरफ उनके परिवार में जो शिक्षित परिवार था, इसके लिए उनके लेखिका के संबंध में उनके बहुत उच्च विचार थे, अर्थात उनको बहुत बड़ी व्यक्ति बनाना है। उनके बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे ख्याल थे, कि जैसे कि लड़कों के साथ उनका किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता था। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ा। यह अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू और फारसी भी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका कहती कि मैंने हिंदी भाषा की पंचतंत्र भी पढ़ा, मैंने संस्कृत भी पढ़ा, लेकिन उर्दू फारसी लिखना और पढ़ना मेरे बस की बात नहीं थी। क्योंकि अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो उनको पढ़ना नहीं आता था, या फिर थोड़ी कठिन लगती होगी, या फिर उनको उसमें किसी भी प्रकार की रुचि नहीं होगी। इसलिए कहते हैं, लेखिका कहती है कि वो मेरे वश की बात नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छिपी। अब देखिए, उनके परिवार में उनको पढ़ाने लिखाने के लिए शिक्षक को घर पे बुलाया जाता था। अब देखिए, समाज की स्थिति और उनके परिवार की स्थिति, इसमें हमें तफावत दिखाई दे रही है कि हमें क्या फर्क था। यह पता चल रहा है कि उनके घर में उनके पढ़ाई लिखाई पर अधिक जोर दिया जाता था कि आगे चलकर वह कोई उच्च स्थान प्राप्त कर सके। अब उनको उर्दू फारसी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके परिवार वाले लोग चाहते थे कि उनको उर्दू और फारसी का नॉलेज मिल जाए। जब वो मौलवी साहब उनको पढ़ाने के लिए आते थे उर्दू और फारसी, तो वह क्या कर देती थी, दूसरे दिन वह चारपाई के जैसे ही वह मौलवी साहब घर में आ जाते थे तो वह उनको देखकर चारपाई के नीचे छिप जाती थी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। अब देखिए, उर्दू फारसी में उनको इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उनके परिवार वालों ने सोचा, उनके पिताजी ने सोचा कि चलो उसको संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उनको संस्कृत पर ज्यादा ध्यान देने के लिए एक शिक्षक रखा गया जो पंडित थे, संस्कृत पढ़ाने वाले। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। अब देखिए, अलग अलग भाषाओं का उनके घर में किस प्रकार से हमें समावेश दिखाई देता है। एक तरफ उर्दू फारसी उनके यहाँ पर थी, अंग्रेजी भी थी, लेकिन उनकी माँ जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा जानती थी। अब लेखिका को संस्कृत के संबंध में थोड़ी इंटरेस्ट, रुचियां आ गई थी। उसके पीछे कारण था उनकी माँ, और इसीलिए उनको संस्कृत पढ़ाने के लिए विशेष रूप से पंडित रखवाए गए थे। और उनकी माँ क्या करती थी, गीता के पाठ पढ़वाती थी। पूजा पाठ के समय लेखिका को भी अपने साथ बिठवाती थी और संस्कृत सुनाती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। अब देखिए, इस प्रकार उनके घर में एक शैक्षणिक वातावरण भी हमें दिखाई देता है। एक संस्कारक्षम परिवार, जिस प्रकार से बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, छोटे उम्र में ही उनको अच्छे अच्छे बातों की सीख देनी चाहिए, उसके बारे में उनका परिवार बहुत ही दक्ष रहता था। अब इसके बाद लेखिका कहती कि उसके उपरांत उन्होंने मुझे मिशन स्कूल में रख दिया। मिशन स्कूल का वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। अब देखिए, यहाँ पर
मिशन स्कूल जो होते थे उस समय, जब लेखिका का यह वर्णन जिस समय का किया है उस समय अधिकतर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन काल में अधिकतर मिशनरी स्कूल रखे गए थे और वह उनकी भाषा पर, उनके जो पद्धतियां थी उस पर ज्यादा जोर उन स्कूलों में दे रहे थे, मिशनरी स्कूल में। और इसलिए मिशन स्कूल का वातावरण दूसरा था, वहां की प्रार्थना दूसरी थी, इसलिए लेखिका का मन वहां पर नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। अब देखिए, भले ही लेखिका को जिस स्थान पर इंटरेस्ट नहीं था वहां पर कोई किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती उनके घर में नहीं करवाते थे। वहां जाना बंद कर दिया, जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्राथवेस्ट गर्ल कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में। अब देखिए, तो इस प्रकार लेखिका को उसके परिवार वालों ने बहुत सारे मिशनरी स्कूल में डालने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उनका मन वहां पर नहीं जम रहा था उनको, इसलिए फिर उन्होंने उनके पिताजी ने घर पर ही उनकी पढ़ाई शुरू करवा दी थी। और घर पर पढ़ने के बाद उन्होंने क्राथवेस्ट गर्ल कॉलेज में भेज दिया और घर पे जो उन्होंने पढ़ाई की थी उस पढ़ाई के कैपेसिटी पर उनको फिर उस कॉलेज में, क्राथवेस्ट गर्ल्स कॉलेज में 5वें दर्जे में एडमिशन करवा दिया, अर्थात 5th स्टैंडर्ड में, 5वीं कक्षा में। वहां पर 5वें दर्जे में भर्ती हुई, अर्थात 5वीं कक्षा में उनका एडमिशन हो गया। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। अब देखिए, लेखिका कहते हैं कि जब मिशनरी स्कूल में गई थी तो वो वहां का वातावरण उनको नहीं जचा, इसलिए वहां पर वो जाने के लिए रोती थी। लेकिन जैसे भी क्राथवेस्ट गर्ल्स स्कूल में आ गई, कॉलेज में आ गई, तो वहां का वातावरण उनको अच्छा लगा। हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी, हम लोगों का एक ही मेस था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका कह रहे कि जिस मिशनरी स्कूल का वातावरण उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जो कैथलिक स्कूल था उसमें, गर्ल्स कॉलेज जो था उसमें हर धर्म के लड़कियां थी, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, इस्लाम धर्म की हो, तो यहाँ पर किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं रखा जाता था, हर धर्म की लड़कियों को वहां पर प्रवेश था और वे सारी लड़कियां मिलजुल कर वहां पर रहती थी, यहाँ तक कि खाना भी मिलजुल कर खाती थी। हम लोगों का एक ही मेज था। आप देखिए, बहुत सारे स्कूलों में इस प्रकार से ही होता है ना कि हर धर्म के लिए अलग अलग मेज रहती है, उसके खाने के प्रकार अलग रहते हैं, लेकिन लेखिका कहते कि नहीं, वहां पर हर सारे लोगों के लिए एक ही मेज थी और उस मेज में प्याज तक नहीं बनता था, अर्थात प्याज का। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते कि प्याज नहीं खाते, क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्याज ज्यादा खाने से जो मन में जो क्रोध की भावना होती है वो अधिक बढ़ती है। मतलब प्याज वहां पर सात्विक खाना उनके मेज में दिया जाता था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। अब देखिए, वहां पर छात्रावास, अर्थात छात्रा का अर्थ क्या होता है? स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों का रहने का जो स्थान होता है उसे कहा जाता है छात्रावास। जैसे कि हम कहते हैं ना, गर्ल्स हॉस्टल्स, बॉयज हॉस्टल्स, तो लड़कियों का जो छात्रावास था, उस छात्रावास में लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल में अलग अलग कमरे रहते, तो हर कमरे में कुल मिलाकर कितने छात्राएं रहती थी? 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहले ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। अब देखिए, लेखिका कहती कि जैसे ही मैं उस स्कूल में जाने लगी, उस छात्रावास में जाने लगी, तो हमारे कमरे में कुल मिलाकर 4 लड़कियां थी और उस लड़कियों में जो मेरी पहली साथिन बनी, जो मेरी पहली दोस्त बनी, जो मेरी पहली सहेली बनी, वह थी सुभद्रा कुमारी। अब सुभद्रा कुमारी, इनके बारे में हमें पता है, ये भी लेखिका है, कवयित्री है। जैसे कि आपने 6th स्टैंडर्ड में कविता पढ़ी होती ना, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी होते, झांसी वाली रानी थी। तो देखो, उस समय का वातावरण हमें पता चल रहा है कि वह अधिकतर क्रांतिकारी, आंदोलनकारी युग का समय था। अब देखिए, सुभद्रा कुमारी उनकी दोस्त के रूप में उनको मिली थी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, अर्थात लेखिका कौन से स्टैंडर्ड में थी? 5वें स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में थी, और सुभद्रा कुमारी कौन से स्टैंडर्ड में थी? 7th स्टैंडर्ड में, अर्थात 7वें क्लास में थी, इसलिए वह उनसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका कहती है कि वह शुरुआत से ही, अब 2 साल उनसे वो बड़ी थी और वह शुरुआत से ही कविता लिखती थी और उसकी देखा देखी करके वह भी
बचपन से तुक मिलाते आई थी। तुक मिलाना जैसे कि देखो हम कविता बनाना होता है तो हमें उसके पेयर सेम आने चाहिए, राइमिंग वर्ड्स हम जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार उसका देखा देखी करके लेखिका भी कविता लिखने का आरंभ कर रही थी, तुक मिलाना आरंभ कर ली थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागे कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। अब देखिए लेखिका कहते हैं कि मेरे जीवन काल में जो लिखना आरंभ किया तो वो आरंभ करने का जो प्रोत्साहन था मुझे कहाँ से मिला? एक तो उनकी माँ से उनको लिखने का प्रोत्साहन मिला। कविता लिखना हो चाहे कुछ भी लिखना हो, जो प्रोत्साहन मिला वह माँ से। आरंभ तो उन्होंने अपनी जीवन की लिखने की जीवन की आरंभ उन्होंने कविता से की थी, और कविता लिखने का प्रोत्साहन उनको उनके माँ के द्वारा कैसे मिला इसके बारे में लेखिका बताए कि बचपन में माँ लिखा करती थी और गाती भी थी। मीरा के पद वो विशेष रूप से गाती थी। अब देखो मीरा के पद जो अधिकतर होते हैं वो ब्रज भाषा में होते हैं। फिर जागे कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता है। सुबह देखो हर परिवार में ऐसा वातावरण होता है ना कि सुबह घर के जो स्त्रियां होते हैं वो जल्दी सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, मीठे सुरीले भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, जिससे क्या हो जाता है घर में एक संस्कारक्षम वातावरण रहता है। प्रभाती गाती थी। प्रभाती का अर्थ क्या होता है? सुबह में जो कीर्तन भजन गाए जाते हैं। फिर शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। अब देखिए उन्होंने अपने जीवन काल में जो लिखने का प्रोत्साहन मिला है वो सबसे पहले अपने माँ को बताया है कि उनसे ही उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया था, कि वह अधिकतर मीरा के पद गाया करते थे जो ब्रज भाषा में थे। तो लेखिका भी बचपन में इस प्रकार से कविता की तुक बांधने आरंभ कर दिया था, लेकिन उन्होंने शुरुआत में माँ का देखा देखी करके ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया था। फिर लेखिका कहते कि यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। अब जब वो छात्रावास में आई और उनका सहवास में उनकी सहेली के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान उनको मिली, तब क्या हो गया, वह सुभद्रा कुमारी जो थी वह खड़ी बोली में लिखती थी और लेखिका जो शुरुआत में लिखती थी वह ब्रज भाषा में लिखती थी। लेकिन उनका देखा देखी करके सुभद्रा कुमारी कर देखा देखी करके लेखिका भी खड़ी बोली में लिखना उन्होंने आरंभ किया। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। अब देखिए लेखिका कहती है कि सुभद्रा कुमारी जो थी वो उनसे सीनियर सी और वो उनसे पहले लिखना उन्होंने आरंभ किया था और उनकी कविता बहुत प्रसिद्ध हुई थी। सब लोगों को पता था कि वह सुंदर कविताएं लिखते हैं, इसलिए वह प्रतिष्ठित हो चुकी थी। लेकिन लेखिका जो है वह क्या करती थी, अभी इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई थी, उन किसी को पता भी नहीं था कि लेखिका कविताएं लिखती है। वह फिर सुभद्रा से वह छिपा कर कविता लिखना आरंभ कर दिया था। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैं डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। अब देखिए जब एक कमरे में रहते थे तो वह पता हो चलता है ना हम लोगों को भी, हमारी सहेली क्या करती है, तो सुभद्रा को भी पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ लिखती है। तो उसने लेखिका को पूछा, लेकिन लेखिका ने मना कर दिया। तो सुभद्रा ने क्या किया, उसका सारा डेस्क ढूंढ डाला और उसमें उसे जितनी भी उन्होंने कविताएं लिखी थी या जो कुछ लिखती थी वह सब सुभद्रा को मिल गए। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। आप देखिए जैसे ही सुभद्रा कुमारी को पता चला कि लेखिका भी कुछ ना कुछ लिख रही है तो उसने क्या किया, सबके सामने उसकी प्रशंसा की, उसकी स्तुति की, उसको लिखने के लिए और भी प्रोत्साहित किया, सबको बता दिया कि ये भी मेरे जैसे लिख रही है। और इस प्रकार लेखिका के जीवन में जो उन्होंने कविता हो या शायद जो कुछ लिखने का आरंभ किया था उसके पीछे प्रोत्साहन देने के दो व्यक्ति थे, एक तो उनकी माँ और दूसरी थी सुभद्रा कुमारी। तो इस प्रकार सुभद्रा कुमारी ने जो प्रशंसा उसकी की, सारी लड़कियों के सामने उनके बारे में जो बताया, उससे लेखिका को लिखने को और प्रोत्साहन मिला और फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉकवेस्ट में एक पेड़ की डाल के नीचे थी और उस डाल पर हम दोनों बैठ जाते थे। अब देखिए तो इस प्रकार उनमें इतनी मित्रता घनिष्ठ हो गई कि दोनों एक स्थान पर बैठकर कविता लिखना आरंभ करते थे।
तो बच्चों, जो परिच्छेद अब हमने पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। पंचतंत्र शिक्षाप्रद कहानियों की एक पुस्तक, विदुषी विद्वान स्त्री, उपरांत बाद में, दर्जा कक्षा, कृपा निधान ईश्वर, प्रभाती प्रभात में गाया जाने वाला भजन, प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त, डाल शाखा। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही है और उन्होंने जो कविता लिखना आरंभ किया था उसके पीछे किस प्रकार से उनको प्रोत्साहन मिला, इसके बारे में उन्होंने हमें इन परिच्छेदों में बताया। अब आगे भी वह अपने बचपन के स्मरणों को, यादों को हमारे सामने बताने वाली है, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।